अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया है एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास में भी एक्चुअल एटॉमिक मास, इट में भी रिलेटिव एटॉमिक मास, इट में भी ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, इट इज एक्चुअली mass of a molecule। ये मास होता है एक मॉलिक्यूल का। ये रिलेटिव भी हो सकता है, ये एक्चुअल भी हो सकता है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। तो यहां तक याद रखें कि ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, ये मास होता है एक मॉलिक्यूल का। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है एक ऐसा सबस्टेंस जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। ये तो आपको पता है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर ये एएमयूज में होगा या यूज में होगा, तो वी कैन से इट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है, इट इज एक्चुअली समेशन ऑफ relative atomic masses of all the atoms present in a molecule। यहां तक याद रखना कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ये होता है सम टोटल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस। क्योंकि मॉलिक्यूल बना होता है एटम्स का, तो अगर हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, वो होगा बराबर समेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस के बराबर। यहां तक आया समझ में? जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास का रिलेटिव एटॉमिक मास इट वाज यूनिटलेस क्वांटिटी, बट बाकी मास से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हमने एएमयूज में लिया या यूज में लिया। अगर इसका यूनिट एएमयू है या यू, इसी तरह रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी यू में होगा। यहां तक आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल देंगे। अगर वाटर है एक मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वो होगा, यहां पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1U है, दो हाइड्रोजन का होगा 2U। सो 1U इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का है 16U। तो ये क्या आएगा? 2 1 इज 2 एंड 16U इज इक्वल टू 18U। 18U बोलो या 18 AMU, बट मॉलिक्यूल्स के लिए बेस्ट है U, क्योंकि AMU को चेंज किया गया है किसमें? U में। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट, ये एटम का ये मास करता है सिग्निफाई। मगर ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज नॉट एन एटम, मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। इसलिए AMU को रिप्लेस किया है बाय U। यहां तक समझ में? इसलिए AMU को यूनिफाइड मास में कन्वर्ट किया गया। अब एटॉमिक मास को भी यू में लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास को भी यू में लेते हैं। ये पॉइंट याद रखना। क्यों? क्योंकि जब हम पहले एटॉमिक मास लेते थे, एटॉमिक मास हम लेते थे AMUs में, एटॉमिक मास यूनिट। मगर जब मॉलिक्यूल पे आते हैं, मॉलिक्यूल इज नॉट एन एटम, इट इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ एटम्स। तो वहां पर हम AMU इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वहां पर एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए AMU को रिप्लेस किया गया है बाय यू। यू मीन यूनिफाइड मास। अब एटॉमिक मास को भी यू से सिग्निफाई किया जाता है और मॉलिक्यूलर मास को भी यू से ही डिनोट किया जाता है। यहां तक आया समझ में? इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का मास है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 12U, एक ऑक्सीजन का है 16, और दो का क्या होगा? 2 इंटू 16U। तो ये क्या होगा? 12U प्लस 32U इज इक्वल टू 44U। तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास यू में दिखे, इसका मतलब है ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है अगर मॉलिक्यूल का होगा। यहां तक नोट करो जल्दी। इसी तरह
अगर मेरे पास होगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6, अब इसका मॉलिक्यूलर मास हमें देखना है, मीन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का कितना होता है 12U, तो 6 इंटू 12U प्लस, क्योंकि इट इज समेशन, समेशन मीन्स प्लस करना, इट इज 12 एटम्स, और एक हाइड्रोजन का है 1U प्लस 6 ऑक्सीजन, 6 और ऑक्सीजन का कितना है 16U। यहां तक आया समझ में? 16 6 इंटू 12 72U प्लस 12U, 12 1 12 प्लस 6 इंटू 16 96U। अच्छा, इनको ऐड करो, यहां निकलेगा 180U। सो इट इज एक्चुअली एटॉमिक, इट इज एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। यहां तक आया समझ में? जब भी हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, हम करते हैं समेशन ऑफ एटॉमिक मासेस जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, और कितने एटम है प्रेजेंट एक मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड इट इज एटॉमिसिटी। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। इसी तरह ओजोन को देखो, ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम है, इसकी एटॉमिसिटी 3 है। इसी तरह वाटर को देखो, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम, इसकी एटॉमिसिटी 3। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम, 6 प्लस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। तो ये इसलिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी है 24। ये तो आपने 9th में पढ़ा है, यहां तक नोट करो। इसी तरह है एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास हम क्या करते थे, मास नंबर इनटू यू। अब मास नंबर को हमने ऐड किया और मल्टीप्लाई किया, यू वहां से मिला रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये सीधे मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल एटॉमिक मास किस में होता था 10⁻⁻24 ग्राम्स में। इसी तरह होगा एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास भी होगा 10⁻⁻4 किस में होगा 24 ग्राम्स में। वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर, पहले हम देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास प्लस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। यहां तक आया समझ में? पहले उसका मॉलिक्यूलर मास देखो, फिर क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आएगा 18। अगर इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ये सीधे मॉलिक्यूलर मास बोलो। अगर मॉलिक्यूलर मास 10⁻⁻24 ग्राम्स में होगा वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास होगा यूज में, इसका मतलब है वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है वो। यहां तक आया समझ में? अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, यहां तक नोट करो पहले। आया समझ में? जरा कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास निकालो जल्दी। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का है 16, तो जल्दी निकालो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, ये निकालो इसका। वो क्या आएगा, कार्बन क्या क्या है 12, ऑक्सीजन का क्या है 16, दो ऑक्सीजन का क्या आएगा 32, 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44। तो ये क्या आएगा 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आया समझ में? यहां तक आया समझ में? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। यहां तक आया समझ में? ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहां तक आया समझ में? तो लिखो ये, वो किसके बराबर आएगा,
44 into 1.66, 73.04 into 10 raised power minus 24 ग्राम। अगर ये पॉइंट यहाँ इसको मल्टीप्लाई 10 होगा वो बनेगा 7.3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 23 ग्राम। तो ये है इसका आंसर। आया समझ में? एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, सिस्प्लेटिन an anti-cancer drug has molecular formula PT NH3 whole twice Cl2 full stop. What is the mass of one molecule? What is the mass of one molecule given? PT का एटॉमिक मास होता है बराबर 195 या 195 यू भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन का है 1 या 1 यू भी लिख सकते हो। नाइट्रोजन का है 14 यू भी लिख सकते हो। क्लोरीन का है 35.5 या 35.5 यू लिख सकते हो। ऑप्शंस 4.98 इंटू 10 रेज पावर माइनस 21 ग्राम। बी पार्ट 4.98 इंटू 10 रेज पावर माइनस 22 ग्राम। सी ऑप्शन 6.55 इंटू 10 रेज पावर माइनस 21 ग्राम। डी ऑप्शन 3.85 इंटू 10 रेज पावर माइनस 22 ग्राम। यानी जब मास होगा 10 रेज पावर माइनस 21, 10 रेज पावर माइनस 22 ग्राम या कुछ 10 रेज पावर माइनस समथिंग, इसका मतलब है वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है। अगर वो यू में होगा इसका मतलब है वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। तो ये क्वेश्चन जल्दी करो। कैसे निकालोगे एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इंटू 1.66 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 ग्राम। तो पहले ये निकालो फिर मल्टीप्लाई करो 1.66। देखो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। प्लेटिनम का क्या है 195। अच्छा नाइट्रोजन क्या है 14। हाइड्रोजन का क्या है 1 मगर यहाँ पर 3 है तो 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 इज इक्वल टू 34। सो 195 प्लस 34 और एक क्लोरीन का क्या है 35.5 तो दो का क्या होगा 71। तो ये निकला एक का मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में? तो ये आएगा 300। ये आया 300। अब इसको ये आया मॉलिक्यूलर मास 300, इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे 300 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 ग्राम। तो 300 को मल्टीप्लाई करो 1.66 से इंटू 1.66 498 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 ग्राम। अब अगर यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर एक 10 रेज पर माइनस 1 कम होगा, अगर यहाँ पर पॉइंट तो यहाँ पर एक और 10 रेज पर माइनस 1 कम होगा, यानी ये बनेगा 4.98
इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। तो ये है आंसर। देखो कैसे होगा, ये 498 है ना, ये हम लिख सकते हैं ना ऐसे 4.98 इंटू 100। अगर वापस करेंगे मल्टीप्लाई, ये यही आएगा ना। 100 किसके बराबर है, 10⁻2 के बराबर है कि नहीं, तो वो बनेगा 4.98 इंटू 10⁻2। यह है ना 10⁻⁻24 इंटू 10⁻⁻24। बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 24 एंड 2, ये क्या आएगा 22 माइनस। तो यही है ना आंसर। तो लिखो ये आंसर 4.98 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम्स। तो बी ऑप्शन इज आंसर। होमवर्क के लिए और एक क्वेश्चन लिखो जल्दी। एस्प्रिन has formula, aspirin has formula C9H8O4. How many oxygen atoms are there in 36 mg sample? कार्बन का एटॉमिक मास है 12 या 12u, हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 16। आंसर लिखो 1.204 इंटू 10⁻23। बी ऑप्शन 1.08 इंटू 10⁻22। सी ऑप्शन 1.204 इंटू 10⁻24। डी ऑप्शन 4.81 इंटू 10⁻21। इसको कल वाली इक्वेशन लगेगी, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, पहले लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 4, तो फिर मल्टीप्लाई 4 करो। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या सिंपली मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास आपको समझ आया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं कैसे, हम सारे एटम्स देखते हैं कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, उन सब का हम मास ऐड करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, वहां से निकलता है मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, पहले मॉलिक्यूलर मास देखते हैं क्या है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जैसे एटॉमिक मास में रिलेटिव एटॉमिक मास था, एक्चुअल एटॉमिक मास था और ग्राम एटॉमिक मास था, इसी तरह यहां पर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वहां पर हम क्या करते थे कि ग्राम एटॉमिक मास इज एक्चुअली द टोटल एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। अब यहां पर क्या आएगा, इट इज एक्चुअली एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? तो कैसे करोगे ये, GMM
इज इक्वल टू एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 और यहाँ लिखोगे ग्राम्स। आया समझ में? अब सर ऐसे कौन करेगा मल्टीप्लाई? सिंपली लिखना ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इंटू ग्राम, ये दो इक्वेशंस। आया समझ में? देखो अगर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास है 44, इसको सीधे लिखो 44 ग्राम, तो ये बना इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में? मॉलिक्यूलर मास इंटू ग्राम। अगर हमारे पास है वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर मास इंटू ग्राम, 18 इंटू ग्राम। अब आया समझ में? यानी जो मॉलिक्यूलर मास है किसी मॉलिक्यूल का, उसको खाली मल्टीप्लाई करो ग्राम से, वो बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर और एक एग्जांपल देंगे। अगर हम देखेंगे C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 180, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास है 180, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? ग्राम, तो ये बना इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको खाली मल्टीप्लाई ग्राम करो, वो बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में? और एक पॉइंट याद रखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है एक्चुअली? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? और एक पॉइंट याद रखो, जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 मोल, इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूलर ऑफ एवरी कंपाउंड इज इक्वल टू 1 मोल। आया समझ में? जैसे यहाँ पर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है 18 ग्राम, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज आल्सो 1 मोल। इसी तरह अगर हम देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम, इसको हम कहेंगे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ये पॉइंट याद रखो, जैसे ग्राम एटॉमिक मास है 1 मोल, 1 मोल, उसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है 1 मोल। यहां तक नोट करो सारा। और एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ molecules and atoms in 36 AMU, या सीधे लिखेंगे U, 36 U ऑफ वाटर। करो जल्दी। यू मीन्स इट इज द, यहां पर किसका कंसेप्ट आएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर यू में होगा तो रिलेटिव एटॉमिक मास है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर 10⁻⁻ समथिंग होगा एंड ग्राम्स होगा, वो होगा एक्चुअल एटॉमिक मास या एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। अगर सीधे ग्राम्स में होगा विदाउट 10⁻⁻ समथिंग, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज 18U। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का इतना मॉलिक्यूलर मास है, तो हमारे पास कितना वाटर है? 36। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास, अभी पढ़ा है ना, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो गिवन मास कितना है? 36U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है एक मॉलिक्यूल का? 18U। 18 2s आर, तो कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
यानी 36 U ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अगर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 एटम। तो दो मॉलिक्यूल में कितने होंगे टोटल? 6 एटम्स। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 एटम्स। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6 एटम्स। तो एक आंसर निकला 6 एटम्स, दूसरा आंसर निकला 2 मॉलिक्यूल्स। यहां तक जल्दी नोट करो जल्दी। अब हम डिस्कस करेंगे वेपर डेंसिटी। ये जो वेपर डेंसिटी है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस एंड वेपर्स। ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस एंड वेपर्स एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां तक नोट करना कि ये जो वेपर डेंसिटी है, ये खाली अप्लाई होता है या वेपर्स के लिए या गैसेस के लिए एट STP। अच्छा देखो क्या करेंगे, हम लाएंगे हाइड्रोजन गैस। पहले हम हाइड्रोजन गैस की क्या देखेंगे, डेंसिटी क्या है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। जब हमने हाइड्रोजन गैस की देखी डेंसिटी, फिर उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसी STP पे हम किसी और गैस की करेंगे डेंसिटी मेजर। फिर दोनों डेंसिटीज को कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे। पहले हम किसकी डेंसिटी करेंगे मेजर? हाइड्रोजन गैस की। तो हमने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस की मेजर, डेंसिटी ऑफ H2 गैस हमने मेजर की। किस कंडीशन पे? STP कंडीशन पे। अब हाइड्रोजन गैस के बदले हम कोई और गैस लाएंगे, ऑक्सीजन लाएंगे, नाइट्रोजन लाएंगे। अब उसकी भी डेंसिटी हम मेजर करेंगे, डेंसिटी ऑफ X गैस। कोई गैस है X, उसी की डेंसिटी हम मेजर करेंगे एट STP। यानी इसकी भी डेंसिटी हमने STP में मेजर की, इस वाले गैस की भी डेंसिटी हमने STP पे मेजर की। अब दोनों की, यानी इस गैस की डेंसिटी हम कंपेयर करेंगे विद द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो पहले हमने डेंसिटी किसकी की मेजर? हाइड्रोजन गैस की एट STP। फिर हमने किस गैस की डेंसिटी मेजर की? X गैस की एट STP। फिर ये जो X गैस है ना, इसकी डेंसिटी को हम कंपेयर करेंगे विद डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसी को हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस, कोई भी गैस, विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट याद रखना, ये वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन है। कंडीशन सेम होनी चाहिए और वॉल्यूम भी उस वक्त सेम होना चाहिए। जिस वॉल्यूम पे आपने हाइड्रोजन की डेंसिटी मेजर की, उसी वॉल्यूम पे आपको X गैस की डेंसिटी मेजर करनी है। यहां तक आया समझ में? अब देखो वेपर डेंसिटी क्या निकलेगी। डेंसिटी किसके बराबर है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जिस वॉल्यूम पे आपने हाइड्रोजन की डेंसिटी मेजर की, उसी वॉल्यूम पे आपने किसकी डेंसिटी मेजर की? X गैस की। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम होगा ना सेम। तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसी तरह मास ऑफ मास ऑफ ए गैस डिवाइड बाई इट्स वॉल्यूम। उसी तरह डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेगा मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होगा? कट। यहां क्या निकलेगा? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ए गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। आया समझ में? मास ऑफ ए गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर इस गैस का हम एक मॉलिक्यूल लेंगे
तो हाइड्रोजन गैस का भी हम एक ही मालिक्यूल लेंगे ना, तो वो क्या बनेगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस डिवाइड बाय, जब हमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया तो हाइड्रोजन गैस का भी क्या लेंगे, एक ही मॉलिक्यूल, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, है कि नहीं, यहां तक आया समझ में। अभी हमने पढ़ा था कि मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस या मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जब हम मास ऑफ ए मॉलिक्यूल देखेंगे, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, H2 मॉलिक्यूल 1U प्लस 1U या 1 प्लस 1, सीधे किसके बराबर आएगा, वो आएगा ना 2 के बराबर, 1 प्लस 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास है 1, दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। तो अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा हमें, वो होगा बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये पॉइंट नोट करो यहां तक। पहला पॉइंट, हम हाइड्रोजन गैस की क्या करेंगे, डेंसिटी मेजर एट एसटीपी पे, किसी वॉल्यूम पे। अच्छा, फिर हम किसी और गैस की डेंसिटी मेजर करेंगे। जब हमने किसी और गैस की डेंसिटी मेजर की एट एसटीपी, वही वॉल्यूम होगा जो हाइड्रोजन का था। यहां तक आया समझ में। फिर उस गैस की डेंसिटी हम कंपेयर करेंगे विद द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसी को हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम कट होगा, मास ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो वहां से निकलेगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 एंड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। आया समझ में। तो वेपर डेंसिटी किसके बराबर होते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, CO2 का, कार्बन का है 12, दो ऑक्सीजन का बना 32, वो बनेगा 44, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, इसका मॉलिक्यूलर मास है 44 डिवाइड बाई 2, वो आएगा 22, सो 22 इज द वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक आया समझ में। हमने अभी तक डिस्कस किया है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अब हमें और एक मास डिफाइन करना है, दैट इज कॉल्ड फार्मूला मास। ये जो फार्मूला मास है ना, इट इज कैलकुलेटेड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, कैलकुलेटेड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। तो वो क्या होता है, वो होता है, क्योंकि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। ये नोट में लिखना, आयोनिक कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट in the form of molecules। वो एग्जिस्ट नहीं होते इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हम आयोनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं, फार्मूला मास। क्योंकि आपको लगता है NaCl इज अ मॉलिक्यूल, इट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, एक्चुअली इट इज अ फार्मूला यूनिट, इट इज अ फार्मूला यूनिट, इट इज नॉट अ मॉलिक्यूल। इसी तरह MgCl2, इट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इट इज अ फार्मूला यूनिट।
क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, वो होते हैं एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, एंड सच क्लस्टर्स आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। देखो अगर मेरे पास है ये फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव आयन है, ये Na पॉजिटिव आयन है, ये सर्कुलर, ये Na पॉजिटिव आयन है, इसका पॉजिटिव चार्ज हर साइड है ना डिस्ट्रीब्यूट, तो क्लोरीन आयन यहाँ से भी आ सकता है, 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 और क्लोरीन आयन को हर एक साइड से पॉजिटिव आयन आएंगे, तो एक बड़ा क्लस्टर बनेगा। इस क्लस्टर की कोई फार्मूला नहीं होती है, इसीलिए हम एक फार्मूला यूनिट लेते हैं, और एक फार्मूला यूनिट का मास क्या होगा, दैट इज कॉल्ड फार्मूला मास। यहां तक आया समझ में? तो पहला पॉइंट, formula mass calculated for ionic compounds. Ionic compounds does not exist in the form of molecules, so we calculate formula mass. आया समझ में? अब फार्मूला मास क्या है? फार्मूला मास is the mass of one formula unit of an ionic compound. आया समझ में? जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे हम फार्मूला मास भी कैलकुलेट करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर as molecular mass. आया समझ में? यानी summation of these ions, summation of mass of these ions gives us the formula mass. For example, NaCl हम लेंगे, Na का कितना है एटॉमिक मास? इट इज 23U। क्लोरीन का क्या है? 35.5U। दोनों को ऐड करो, वो आएगा 58.5U। सो दिस इज एक्चुअली द फार्मूला मास। आया समझ में? जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास करते हैं कैलकुलेट वैसे ही हम फार्मूला मास करते हैं कैलकुलेट। हम एटॉमिक मासेस का ऐड करते हैं दैट आर प्रेजेंट इन एन आयनिक कंपाउंड इन अ फार्मूला यूनिट, तो वहां से हमें निकलता है फार्मूला मास। जैसे हम लेंगे CaCl2, ये एक फार्मूला यूनिट है, इसका क्या होगा फार्मूला मास? हम इनके एटम्स के मास का ऐड करेंगे। कैल्शियम का कितना मास है? 40U प्लस एक क्लोरीन का क्या है? 35.5। सो 35.5U मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2, तो क्या आएगा 40U प्लस 71U इज इक्वल टू 111U। यह है इसका फार्मूला मास। आया समझ में? तो लिखो यहां तक। NaCl का फार्मूला मास निकला 58.5U। इसी तरह CaCl2 का कितना निकला? 111U। अगर हम यही मास अगर हम ग्राम्स में अब लेंगे, यानी 58.5U के बदले हम लेंगे 58.5 ग्राम, या 111U के बदले हम लेंगे 111 ग्राम। आया समझ में? यानी हमने फार्मूला मास किस में लिया? ग्राम्स में। तो ये मास बना इट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। आया समझ में? या ये भी कह सकते हो कि ये जो ग्राम फार्मूला मास होता है इट इज एक्चुअली द टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। यहां तक लिखो जल्दी। एंड ग्राम फार्मूला मास ऑफ एवरी आयनिक कंपाउंड इज 1 मोल। जैसे ग्राम एटॉमिक मास है 1 मोल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 1 मोल, उसी तरह ग्राम फार्मूला मास इज आल्सो 1 मोल। 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स।
So gram formula mass is actually 1 mole, or gram formula mass is equal to mass of 1 mole of formula units of an ionic compound. आया समझ में? तो क्या हमने डिस्कस किया था? एक्चुअल एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? मास नंबर इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? मास नंबर इंटू यू। और ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? mass number into gram, and gram atomic mass of every substance is 1 mole, or it is actually the actual atomic mass of 1 mole of atoms. फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय एडिंग द टोटल एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर हमें एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर हम साल्ट्स का मास निकालते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का। अगर हम मास लेंगे 1 फार्मूला यूनिट का, दैट इज कॉल्ड फार्मूला मास। अगर हम फार्मूला मास देखेंगे 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स का, दैट इज कॉल्ड 1 मोल और ग्राम फार्मूला मास। यहाँ तक नजर देना। कल हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।